हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में समझेंगे। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसके अंदर भी सारे सिस्टम डेवलप होते हैं। वो चाहे एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, हर प्रकार के सिस्टम उसके अंदर डेवलप होते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और बड़े होने की जो प्रोसेस होती है उसकी वजह होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड करती हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं 1 से 2, 2 से 4, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और बड़े होते होते वो एडल्ट स्टेज में पहुंच जाता है। ये जो सेल डिवीज़न है, ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी होता रहता है। अगर ये सेल डिवीज़न पूरी ज़िंदगी होता रहेगा तो आपके घर में जो दादी या नानी हैं वो इतनी लंबी हो जाएंगी कि वो आपके घर का पंखा हाथ से ही साफ़ कर देंगे। हो सकता है उनको बुला के मोहल्ले वाले भी आपको अपने घर का पंखा साफ़ कराने लगे। तो जो सेल डिवीज़न है वो एक समय तक होता है, वहाँ पर जाकर के रुक जाता है। चाहे पेड़ पौधे हों या एनिमल हो, उनका एक फिक्स साइज होता है, वहाँ तक का वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद जितनी सेल्स फॉर्म होंगी उतनी ही डीनेचर्ड कर जाएंगी। बच्चों में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो बढ़ती हैं, जो डिवाइड होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। डीनेचर्ड या डेड होने वाली सेल्स की जो संख्या होती है वो कम होती है। जब वो एडल्ट स्टेज में आ जाता है तो जितनी सेल्स जो है बनती हैं उतनी ही सेल्स डेड हो रही होती हैं, तो वो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद जब वो ओल्डर स्टेज में जाएगा तो डेड होने वाली सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और न्यूली फॉर्म होने वाली की संख्या कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जो सेल डिवीज़न होता है, जो रिपेयर करता है, उसका भी प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जो ग्रोथ करता है वो तो स्लो हुआ ही हुआ, रिपेयर का भी प्रोसेस जो होता है ओल्ड एज में कम होता चला जाएगा। तो इस की वजह से अगर जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको अगर कभी चोट लगेगी, घाव लगेगा या उसकी हड्डी टूट जाएगी तो बहुत कम समय, बहुत ही ज़्यादा समय लेगी रिपेयर होने में, क्योंकि वहाँ पर अब न्यू सेल्स फॉर्म नहीं हो रही हैं। चलिए, जब सेल डिवाइड करती है तो उसके 2 फेज़ होते हैं। पहले में तो एक वो जो सेल होगी वो डिवाइड करेगी, डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद वो रेस्टिंग फेज़ में चली जाएगी। रेस्टिंग फेज़ में क्या करेगी कि दूसरी सेल डिवीज़न की तैयारी करेगी। तो एक सेल डिवीज़न से लेकर के दूसरे सेल डिवीज़न के जो बीच का जो फेज़ होता है उसको इंटरफेज़ बोला जाता है। एक होता है हमारा एम फेज़, जिसको कि हम लोग बोलते हैं माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल डिवाइड करेगी, और दूसरे में जो होगी वो दूसरे डिवीज़न की तैयारी करेगी, वो इंटरफेज़ हो जाएगा। जो इंटरफेज़ है वो फर्दर डिवाइड हुआ है G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़ में। जो एस फेज़ होगा वो G1 फेज़ होगा, वहाँ पर सेल का जो साइज होगा, सेल पहले बड़ी एक सेल थी वो डिवाइड की, अभी जो 2 सेल बनी हैं वो छोटी सेल बनी हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह आएगा, बढ़ेगा, तो ये जो साइज होगा फिर फर्दर बढ़ते बढ़ते फिर इसी साइज का हो जाएगा। उसके बाद ये फिर से डिवीज़न करेगा, फिर 2 छोटी सेल्स में बटेगा। तो ये जो सेल है, पहले अब सेल का साइज ग्रो होगा, इसमें आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सेल ऑर्गेनेली के नंबर इंक्रीज होंगे। अब अगला फेज़ आता है एस फेज़। एस फेज़ जिसको कि सिंथेसिस फेज़ की वजह से एस फेज़ इसको बोला जाता है। यहाँ पर अभी तक का साइटोप्लाज्म आ रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन आ रहा था। अब क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो डुप्लीकेट कर जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन यहाँ शुरू हो जाता है। अगला होता है G2 फेज़। G2 फेज़ फिर से जो है अब ग्रोथ फेज़ है और यहाँ पर स्पिंडल प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और सेल जो है दूसरे माइटोसिस के लिए यहाँ पर तैयार होना शुरू हो जाती है। अब जो फेज़ है वो है एम फेज़, ये माइटोटिक फेज़ है। माइटोटिक जो डिवीज़न होता है, ये जो डिवीज़न होता है सोमेटिक सेल्स में होता है। जनरेटिव सेल्स में मियोसिस होती है। सोमेटिक सेल्स वो सारी सेल्स होती हैं जो कि हम जनरेटिव सेल्स को छोड़ करके पाई जाती हैं। जनरेटिव सेल्स हमारी अगर बॉडी में कहा जाए तो टेस्टिस और ओवरीज होती हैं। वो पार्ट जो कि जनन में, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे जो है वहाँ पर मियोसिस होती है, वो हमारे जनरेटिव जो है बॉडी होती है। तो बाकी जो है सोमैटिक डिवीज़न जो होता है पूरे शरीर में होता है। ये फर्दर कई भागों में जो माइटोसिस होती है, डिवाइड होती है, उसमें सबसे बड़ा जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज़। प्रोफेज़ में जो होगा, सबसे पहले जो क्रोमेटिन होंगे वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी धीरे धीरे से डिसअपीयर होना वहाँ से शुरू हो जाएगी
और स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। अब जब दूसरा फेज आएगा उसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट जो होती है, एक जो सेल थी यहाँ पे सबसे पहले जो थे ये यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये धीरे धीरे डिसअपीयर हुई। इसके बाद यहाँ पर जो सेल है वहाँ पर ये सेल प्लेट के ऊपर जो है ये स्पिंडल फॉर्मेशन इस तरह से आकर के अरेंज होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से जो क्रोमैटिड्स होंगे। और इसके बाद स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पर सेंट्रोमियर जो होता है किनारे की तरफ, यहाँ सेंट्रोमियर अटैच्ड होगा। यहाँ से जो ये क्रोमैटिड्स होंगे टूट जाएंगे और टूट के दोनों अपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो फेज़ होगी ये हमारी क्या होंगी, एना फेज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हिस्सा था यहाँ से ब्रेक होता चला जाएगा। आधी सेल्स जो होंगी, आधे जो क्रोमैटिड होंगे इधर चले जाएंगे और आधे इधर चले जाएंगे। यहाँ पर ये इस तरह की एक जो है स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये सेल इलांगेटेड, यहाँ पर अब इसमें बीच में यहाँ पर प्लेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये 1 से 2 में ये डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह का ये फेज़ होता है। तो टीलोफेज में जो होगा ये दोबारा से जो ये जो प्रोफेज में हुआ ठीक उसका जो है यहाँ पे उल्टा होना शुरू हो जाएगा। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी और क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का, और 2 डॉटर सेल्स जो होती हैं यहाँ पर बन करके तैयार हो जाती हैं। अगला जो फेज़ है वो होता है G0 फेज़, और यहाँ पर ये रेस्टिंग फेज़ होता है और यहाँ पर जो हमारी जो सेल होती है वो रेस्ट करती है। यहाँ पर जो साइकिल होती है टेम्परेरी या परमानेंटली जो होती है, थोड़ी देर ये जो है रुक जाती है। और जैसे कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं इनमें जो है G0 से फेज़ पाई जाती है, G0 फेज़ पाई जाती है, क्योंकि जो नर्व सेल्स होती हैं वो कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं करती। अगर इसीलिए ब्रेन में या नर्व सेल्स में कभी चोट लग जाएगी तो वो कभी भी ठीक नहीं होगी, उसका ब्रेन हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगा। इसकी कोई टेक्निक नहीं, क्योंकि उसके अंदर डिवीज़न होता नहीं है। तो ये जो माइटोसिस है उसका जो फ़ायदा है ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है, टिश्यू रिपेयर और रिजनरेशन के लिए होता है, और रिप्लेसमेंट ऑफ अगर कहीं पर टूट फूट हुई है उसके लिए होगा। अगली जो चीज़ है वो है मियोसिस की, और मियोसिस जो होती है वो होती है जनरेटिव सेल्स में। जो मियोसिस होती है यहाँ पर इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और अगर मियोसिस ना हो तो अगर पेरेंट्स से 46 दोनों पेरेंट्स से 46 आएंगे तो कुल मिलाकर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न में ये क्या होगा कि जो हर पेरेंट्स में रिडक्शन डिवीज़न के बाद 2n नंबर जो है डिवाइड होकर n नंबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23, फिर दोनों यूनाइट होंगे फर्टिलाइजेशन में, तो ये फिर से फर्दर 46 हो जाएंगे, तो पेरेंट्स के नंबर के बराबर हो जाएंगे। इसके लिए जो होता है मियोसिस की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मियोसिस में जो स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली जो स्टेज हुई वो है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीज़न होता है। मियोसिस सेकेंड जब होती है तो वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही फेज़ होती है, जो कि रिपीट हो जाती है। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें जो पहली फेज़ होती है वो होती है लिपोटीन, यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। दूसरी होती है जाइगोटीन, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जो होते हैं वो सिनेप्सिस करते हैं। पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लोटीन में जो है काइज़मा फॉर्मेशन होता है। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, और इसके बाद शुरू होता है क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से बिल्कुल हूबहू बिल्कुल नहीं मैच करता, थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर माता के कैरेक्टर, थोड़े बहुत पिता के कैरेक्टर, थोड़े बहुत जो है दादा दादी नाना नानी के भी कैरेक्टर उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो होती है क्रॉसिंग ओवर की, क्योंकि वहाँ पर जो पार्ट्स होते हैं वो टूट करके अलग लग जाते हैं। अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको सेल डिवीज़न में एक डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा। ये एक समरी है, इसको आप देख सकते हैं। मेटाफेज की बात करें तो यहाँ पर होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर पर आ करके जो है अरेंज होंगे, और इसके बाद एनाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं।
सेंट्रोमियर जो होता है यहाँ पर डिवाइड नहीं होता। टीलोफेज में हेप्लॉइड सेल जो बन जाती हैं 2n नंबर, अभी जो है n नंबर में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर होती है मियोसिस सेकेंड जो कि इक्वेटोरियल डिवीज़न है, और ये जो डिवीज़न होता है फर्दर माइटोसिस की तरह 4 फेजेज में बटा होता है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ये जो साइकिल होती है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही पूरी तरह से रिपीट कर जाती है। मियोसिस की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे कि क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो स्पीसीज में एक ही रहें, न बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाएं। दूसरी बात होती है स्पर्म और ओवा में इनको ये होते हैं, और अगर मियोसिस ना हो तो वेरिएशन ना हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मियोसिस होती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।